जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अनुच्छेद, यानी आपका जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सभी को हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे और आपका 395 तक जितने भी आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला है आपका संघ और राज्य क्षेत्र, जो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से लेकर आपका 4 तक है इसका वर्णन। अब देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो आपका अनुच्छेद 1 है वो आपका है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में 2 में है नए राज्यों की स्थापना। 3 में है राज्यों की सीमा नामों में परिवर्तन। 4 में है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषय का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियाँ। ठीक है, इसमें आपका ये 3 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। सेकेंड है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। और थर्ड में है राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। समझ रहे हैं? तो आपका 1, 2, 3, 4 तक ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं अब नागरिकता में आता है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आपका नागरिकता में आता है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। तो हम 5 से 11 तक एक साथ देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में है आपका कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, यानी देश में संविधान लागू होने से पहले जो भारत देश में था उसका नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी का नियम आपको दिया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में आपका है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उस व्यक्ति की नागरिकता के बारे में आपका उल्लेख जो है अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में आपका है भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान। अब देखिए 6 और 7 में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि दोनों लगता है सेम ही है। इसमें देखो क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 6 में। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के। 7 में आपका है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 7 में किया गया है। और अनुच्छेद 8 में आपका है कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 8 में है। आगे हम देखते हैं आपका अनुच्छेद 9, 10, 11। 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में है आपका विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित रहने का प्रावधान, यानी यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 9 में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना, नागरिकता के अधिकार बने रहना। ठीक है, 10 में है। 11 में का है अनुच्छेद 11 में कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन करने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपका 11 में है। अब हम चलिए इसका आगे देखते हैं। आपका अनुच्छेद जो है 12 से लेकर, यानी मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 से 35 तक हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में आपका है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ, ये आपका 13 में है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आपका 14। आपको याद होगा 14 से 18 जो है इसमें क्या है? समानता का अधिकार है। हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़े थे। 14 से 18 क्या है? इसमें आपका समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में आपका है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है? एक समान है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में आपका है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना, यानी भेदभाव निषेध। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, इसका उल्लेख आपका किसमें है? आर्टिकल 15 में है। फिर आपका आर्टिकल 16।
अनुच्छेद 16 का आपका कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसरों में सभी की समानता, यानी लोक नियोजन के अवसरों में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अवसर की समान अवसर की मिलना, ठीक है, सबको समान अवसर मिलना। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में आपका है अप्रस्तुता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत। हालांकि ये डिटेल्स में हम लोग मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपका इसका अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े थे स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 देखते हैं। तो देखो अनुच्छेद 19 में क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में है। बी में क्या है, तो अनुच्छेद 19 के बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो हम लोग ये भी बहुत अच्छे से देख चुके हैं आपका आर्टिकल 19 जो है, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, इसका एक क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद है 19 के बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियार कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। अब देखिए कहीं इकट्ठा हुए तो उसके बाद संगठन या संघ बना सकते हैं। तो उसके बाद आपका है अनुच्छेद 19 के सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद आपका अनुच्छेद 19 के डी में कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। फिर आपका ई में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। फिर जी में है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इसका एक क्रम आपको हम बताए थे मौलिक अधिकार में याद करने का, कैसे याद रखेंगे अनुच्छेद को। देखो ए में है बोलने की स्वतंत्रता। जब बोलने की स्वतंत्रता मिला तब कहीं भी घूमकर आप इकट्ठा होकर एक आप यानी क्या कहते हैं उसको, इकट्ठा होकर आप सभा कर सकते हैं। तो लेकिन सभा होना चाहिए शांतिपूर्ण। तो शांतिपूर्ण बिना हथियार कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता यानी सभा करने की स्वतंत्रता। अब सभा किए तो संगठन भी बना सकते हैं। तो संगठन या संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, ये सी में है। उसके आगे फिर देखिए डी में, तो किसी भी देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अब संघ बना लिए तो हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहीं ठहर भी सकते हैं, कहीं रह भी सकते हैं पूरे देश में, तो ये भी हमको स्वतंत्रता है। फिर आपका है जी में कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब कहीं रहेंगे तो वहाँ अपने पेट चलाने के लिए व्यापार करना ही पड़ेगा, तभी तो पेट चलेगा। तो इस क्रम में आप ना याद रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपका अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, देखो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 20 में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं आपका मौलिक अधिकार में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम चर्चा डिटेल्स में नहीं करेंगे क्योंकि पूरे आर्टिकल को हम एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। आपको 395 अनुच्छेद को एक साथ देखना, आपको सब में डिटेल्स में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है एक क्लास में, इसीलिए एक क्लास में हमको कवर करना है, इसीलिए सिर्फ आप आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। पूरी डिटेल्स में आपको पहले से समझा रखे हैं। अनुच्छेद 21 के ए में है आपका शिक्षा का अधिकार, जैसे देखिए जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण आपका संविधान संशोधन है इसको भी आपको हम एक अलग क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया था। इसमें लिखा गया था आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अनुच्छेद है 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में आपका है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, ये हम लोग मौलिक अधिकार में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर निषेध। 24 में कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रतिषेध, यानी होटल कारखाने में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को से काम नहीं करवा सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 24 का आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 है आपका 23 और 24। अब आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो ये भी हम लोग देख चुके हैं मौलिक अधिकार में। 25 से 28 में इसका उल्लेख है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में आपका अंतःकरण और किसी भी धर्म की मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 25 में है। 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 26 में दे रहा है। अनुच्छेद 27 में है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से संबंधित स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 28 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 28 में आपका है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। यह आपका अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशेष धर्म की शिक्षा देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। अब चलिए हम देखते हैं आपका आर्टिकल 29 और 30, 29-30, ठीक है। आपका आर्टिकल 29-30 में क्या है, 29-30 में आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, यह आपका अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 30 में दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालन करने का अधिकार है, ठीक है। फिर आपका देखिए, तो ये होगा आपका 29 और 30, जिसमें है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बच गया मौलिक अधिकार में, तो 31, 32, 33, 34, 35 बचा है। तो 31 नहीं है, क्यों? क्योंकि 31 में था आपका संपत्ति के अधिकार, जिसे आपको हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो इसलिए आपका 31 इसमें नहीं है। फिर आपका अनुच्छेद 32 में है, तो अनुच्छेद 32 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जिसके तहत आपको 5 तरह का रिट जारी करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कानून होता है तो इसीलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, तो संविधान का आत्मा कहा था। आपका अगला है अनुच्छेद 33, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। 34 में क्या है, 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है आपका अनुच्छेद 34 में। और लास्ट 35 है आपका मौलिक अधिकार का। तो 35 में क्या है, 35 में है मौलिक अधिकारों लागू करने से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका राज्य के नीति नेतृत्व DPSP, ठीक है। तो DPSP का जो उल्लेख है आपका वो पता होगा, अनुच्छेद 36 to 51 है, ठीक है। 36 to 51 है। तो अनुच्छेद 36 हम लोग पहले देखेंगे। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। आपका अगला है अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37 में क्या है, 37 का है आपका कि नीति नेतृत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा, यानी आप नीति नेतृत्व को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का मन होगा तो लागू करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आपका अगला है अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, राज्य का कर्तव्य है कि लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। आपका अगला है अनुच्छेद 39, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान, यह अनुच्छेद 39 कहते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कार्य यदि सेम है तो सेम पेमेंट मिलना चाहिए दोनों को। और ये व्यवस्था आपको अभी BCCI लगा चुका है, ठीक है। BCCI जो है वो क्रिकेट में लागू कर चुका है, पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, ये तो गठन हो चुका है। आपका अगला है अनुच्छेद 41, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होना, ये 41 कहता है। 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है आपका कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, यानी जब महिला प्रसूति रहते हैं तो उस समय उन्हें यानी कार्य से राहत मिल सकती है, तो इसका प्रावधान आपका आर्टिकल 42 में किया गया है, ठीक है। आपका अगला है अनुच्छेद 43 कहता है आपका मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना।
अब देखिए कुटीर उद्योग है, ये गांधीवादी आपका आर्टिकल है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, ये भी आपको चर्चा में रहा था। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान करना, आर्टिकल 44 कहता है। पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डीपीएसपी में। क्वेश्चन का आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 कहता है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की प्रावधान करना, ये 46 कहता है। 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है आपका शोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करना। आपका अगला है अनुच्छेद 48 करता है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। 48 का एक आता है पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण, ठीक है। 49 क्या कहता है, 49 कहता है आपका कि महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 49 में है। फिर आपका आर्टिकल 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आपका, ये आर्टिकल 50 में है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है 51 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 51 में है। तो ये हो गया आपका 36 to 51 डीपीएसपी। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे अनुच्छेद आपका, इसमें एक अनुच्छेद नहीं दिया है, ठीक है, 51 का ए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हो सकता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 51 का ए। 51 के ए में क्या है, तो मूल कर्तव्य या उसको मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं, या मूल कर्तव्य कहिए, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है वो किस में है, आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हालांकि हम लोग मूल कर्तव्य बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर आपका आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है आपका आर्टिकल 52 में, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 53 कहता है आपका संघ की कार्यपालिका का संबंधित शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 कहता है आपका कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर आपका आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं उसका उल्लेख आपका आर्टिकल 54 में है। हम लोग अलग से क्लास में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। जब हम लोग राष्ट्रपति यानी संसद जब पढ़ेंगे तब आपको इस पर चर्चा करेंगे। आपका अगला है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। तो 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है 54 में, ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा इसका उल्लेख है। 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, एकल संक्रमण पद्धति आप पढ़े होंगे। फिर आपका आर्टिकल है 56 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। आपका अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, अनगिनत बार चुने जा सकते हैं। भारत में कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपका है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का उल्लेख 58 में है। 59 क्या कहते हैं, आर्टिकल 59 कहते हैं राष्ट्रपति पदों के लिए शर्त है। आर्टिकल 60 जो है वो कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें, आर्टिकल 60 में है। 61 में क्या, महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए इस पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 61 में है। फिर आपका है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्त हो को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आसमिक रिक्त हो को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल का निर्धारण।
देखो राष्ट्रपति के पद, ठीक है, आपको यानी राष्ट्रपति का चुनाव कब हो जाना चाहिए, इसका उल्लेख जो है ना आपका आर्टिकल 62 में है। अब हम चलिए इसका आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति पर। अब आर्टिकल 63 पर उपराष्ट्रपति देखते हैं। तो आर्टिकल 63 में है कि उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख है, किसमें, 63 में है। फिर आपका आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, ठीक है। देखो ऐसे भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य का उल्लेख ज़्यादा संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं उसका उल्लेख ज़्यादा है संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य के तौर पर कार्य करेगा। ये आपका अनुच्छेद 65 कहते हैं कि जब राष्ट्रपति नहीं हो, ठीक है, उस केस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य देख सकते हैं। फिर आपका अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है आपका आर्टिकल 66 में। फिर आपका आर्टिकल 67 क्या है, 67 में है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। फिर आपका अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए व्यक्ति के कार्यकाल का निर्धारण, ठीक है। तो वो जो कहता है लेटेस्ट 6 महीने में चुन लेना चाहिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 69 में क्या है, अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 60 में है, ठीक है, आर्टिकल 60 में है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका अनुच्छेद 70 है। एक सेकेंड, हम लोग कहाँ तक देखे थे अभी, अनुच्छेद 69 देखें, अब आपका 70 है, ठीक है। अनुच्छेद 70 क्या कर आपका अनुच्छेद 70 कर आपका कि अन्य किसी आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। 72 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 72 में। ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। फिर आपका अनुच्छेद 73 क्या कहता है, 73 कहता है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार का उल्लेख। ये आपका 73 में है। अब हम देखते हैं आपका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद आपका 74 है। 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। तो राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। 76 में राष्ट्रपति के भारत के महान्यायवादी का उल्लेख, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे आपका संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद आपका 77 में क्या है, 77 में है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में क्या है, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब एग्जाम में ऐसे आर्टिकल आ जाते हैं जो आपको ज़्यादा दिखते नहीं है, ठीक है। और जब मेंस आप लिखेंगे ना, मेंस पीपीएससी का मेंस लिखेंगे ना, तो उसमें आपको आर्टिकल की जरूरत पड़ेगा मेंस लिखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ भी आपको एक एक आर्टिकल का यूज होता है मेंस में खास करके। तो देखो आपका आर्टिकल 79 है। आर्टिकल 79 का आता है आपका कि संसद के गठन का उल्लेख। संसद के गठन का उल्लेख किसमें, 79 में है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख है 80 में। और 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है। तो एक साथ ध्यान रख सकते हो, संसद का उल्लेख 79, संसद लोकसभा राज्यसभा से ही बनते हैं, हालांकि राष्ट्रपति भी होता है इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अपर हाउस आपका क्या है,
राज्यसभा है तो पहले राज्यसभा आएगा 80 में, उसके बाद लोकसभा आएगा 81 में, ठीक है। क्योंकि लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, निचली सदन कहते हैं लोकसभा को, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपका 82 में क्या है, अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। आपका फिर आर्टिकल 83 है कि संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 83 में है। आगे देखते हैं आपका आर्टिकल 84 है। आर्टिकल 84 में है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता आपका अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85 में है कि संसद के सत्र, शस्त्रावाहन और विघटन से संबंधित उल्लेख है। 86 में क्या है, अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, ये आपका 86 में है। फिर आपका आर्टिकल 87 है। 87 का है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है, 88 में संसद के सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं आपका आर्टिकल 89 में। 89 में क्या है, अनुच्छेद 89 कर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 89 में है। फिर आपका आर्टिकल 90 है। आर्टिकल 90 में क्या है, तो राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है आपका 90 में। उपसभापति का पद रिक्त होना या परित्याग का पद से हटाए जाने का उल्लेख है आपका 90 में है। 91 में क्या है, 91 में है सभापति के रूप में कार्य करने का तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति और अन्य व्यक्ति का उल्लेख, अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख, ठीक है। देखो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना उसमें हम आपको स्टार लगा देंगे, ठीक है। देखो 92 क्या है, अनुच्छेद 92 में क्या है, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आपका है अनुच्छेद 93 में कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, किसमें, 93 में। 94 में क्या है, 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर, ठीक है, 94 में है। फिर आपका है 95 क्या है, अनुच्छेद 95 में है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। यानी आपका नेक्स्ट है 96, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ पर अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, ये 96 में है। आपका 97 क्या है, आर्टिकल 97 में, आर्टिकल 97 कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। यहाँ देखिए, यानी राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख आपका अनुच्छेद 97 में है। फिर आपका अनुच्छेद 98 है, कारण संसद के सचिवालय का उल्लेख 98 में है। अभी देखिए जो क्वेश्चन टफ आते हैं ना आपका आर्टिकल से, खास कर बीपीएससी एग्जाम में, तो वो ऐसा ही आर्टिकल पूछते हैं आपका जो ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक आपको ना एक मेरे में सारे आर्टिकल को देख लेना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 98 है कि संसद के महासचिवालय का उल्लेख। 99 में क्या है, 99 में है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 100 में क्या है, 100 में कि संसद सदनों में मतदान, संसद के सदनों में मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आप फिर आपका आर्टिकल 101 है। 101 कहता है संसद में स्थानों का रिक्त होना, इसका उल्लेख आपका 101 में है। 102 में क्या है, 102 में है संसद सदस्यता के लिए योग्यता, यानी संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख आपका आर्टिकल 102 में है। फिर आपका आर्टिकल 105,
105 में क्या है, 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार। 106 में क्या है, 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। आगे देखते हैं आपका विधायी प्रक्रिया, जो आपका आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल आपका 108 है, 108 है आपका। आर्टिकल 108 में कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख आपका आर्टिकल 108 में है। 109 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 109 में क्या, 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट। धन विधेयक की परिभाषा आपका एक अनुच्छेद 110 में है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अनुच्छेद 111 में विधायी पर अनुमति, ठीक है, विधायी पर अनुमति का उल्लेख आपका आर्टिकल 111 में है। फिर आपका क्या है, आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख। हालांकि संविधान में कहीं भी प्रॉपर बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसका आर्टिकल 112 में उल्लेख है। 113 में क्या, अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। 114 में क्या, 114 में है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक है आपका आर्टिकल 114 में। फिर आपका आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में किस भाषा का प्रयोग की जाएगी, इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 120 में है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में क्या है, 124 में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 125 है, 125 में है कि न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। फिर है अनुच्छेद 126, 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें 124 और 127 इंपॉर्टेंट है। 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति आपका आर्टिकल 127 में है। फिर आपका है आर्टिकल 128, अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेखी न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है आपका कि उच्चतम न्यायालय अभिलेखी न्यायालय के रूप में वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 129 में है। 130 में है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। फिर आपका अनुच्छेद 137 में है कि निर्णय एवं आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वालोकन, निर्णय और आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वालोकन आर्टिकल 137 में है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 143, 143 में है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 के आर्टिकल के तहत आपका उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 144 पर। आर्टिकल 144 में क्या है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अब आपका है सीएजी का उल्लेख 148। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी का उल्लेख है। 149 में क्या है, 149 में है नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का उल्लेख है। 149 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख 149 में है। फिर आपका अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। और 151 में है संप्रेक्षक प्रतिवेदन। ठीक है, आपका है राज्य की कार्यपालिका। इसमें आपका आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 कहता है आपका राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का उल्लेख आपका आर्टिकल 152 में है। फिर आपका आर्टिकल 153, 153, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है, राज्यपाल के पद का उल्लेख होगा आर्टिकल 153 में। फिर आपका आर्टिकल 154 है, 154 में है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं और जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे ना तो ये सब काम आएगा।
ठीक है। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। फिर आपका आर्टिकल 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख आपका 155 में है। फिर आपका आर्टिकल 156, राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल 156 में है। हालांकि देखो इसका कार्यकाल 5 साल का होते हैं, लेकिन हालांकि ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 157, उसमें है राज्यपाल की योग्यताएं। फिर है 158, राज्यपाल की पदों की शर्तें। 159, राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आपका आर्टिकल 159 में है। 160 में क्या है? 160 में है कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। फिर है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति किसमें? आर्टिकल 161 में। फिर आपका आर्टिकल 162 है। 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। फिर जब आपको मेंस लिखेंगे तो काम आएगा। आर्टिकल 163 कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। फिर आपका 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 है राज्य की महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 165 में एडवोकेट जनरल है। 166 है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 क्या? आर्टिकल 167 है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका राज्यों के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान। 168 है। अनुच्छेद 168 में क्या कहते हैं कि राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 168 में। फिर आपका अनुच्छेद 169 है। 169 कहते हैं कि राज्यों में विधान परिषद का बनाना और भंग करना, ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी राज्य में विधान परिषद का होना या इसका भंग करना, समाप्त करना, ये इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 169 में है, ठीक है। और ये जो कार्य करते हैं ना, संसद ही कर सकते हैं, ठीक है, राज नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, संसद करते हैं। आपका अगला है अनुच्छेद 170 कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 171 है विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। पहले विधानसभा 170, 171 विधान परिषद। फिर आपका आर्टिकल 172 है। 172 में है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का प्रावधान। फिर आपका अनुच्छेद 173 कि विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। 174 है विधानमंडल के सत्र, शस्त्रावहन और विघटन, इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 175 है। 175 कहते हैं कि राज्यपाल के सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। 176 कहता है आपका राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। फिर है 177 सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता का विस्तार। अब आपका है विधानमंडल के अधिकारी का उल्लेख। 179 अनुच्छेद 179 कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 कहता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 181 है। 181 कहता है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आपका अगला है आर्टिकल 182 कि विधान परिषद का सभापति या उपसभापति का उल्लेख है। फिर आपका आर्टिकल 183 है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाया जाना, यानी खुद से इस्तीफा दे दे हटाया जाए। आर्टिकल 183 है। 183 में है कि विधान परिषद के उपसभापति
और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। सॉरी, यह आपका 184 में है कि विधान परिषद के उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करने का शक्तियाँ। फिर आपका आर्टिकल 185 है, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अगला है आपका 186 है। 186 का आपका कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 का है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। फिर आपका 188 है विधान मंडल के सदस्यों का शपथ का उल्लेख है 188 में। फिर आपका आर्टिकल 189 है। 189 का आता है कि सदन में मतदान, रिक्तियों के होते हुए सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है, गणपूर्ति का उल्लेख 189 में है। अगला है 190 है कि विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। 191 है कि विधान मंडलों के सदस्यों की योग्यताएं। फिर आपका 192 में कह रहा है 192 है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। फिर आपका आर्टिकल 194 है कि विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकार। अगला है 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका इसके आगे है विधायी प्रक्रिया। इसमें आपका आर्टिकल 199 है। 199 कहता है कि विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। 199 में ही विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। फिर आपका आर्टिकल 200, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में आते हैं। एक तो आपका आर्टिकल 200 है कि विधेयकों पर अनुमति। अब देखिए राज्य में क्या होता है, यानी जिस राज्य में क्या होता है कि देखो किसी राज्य में आपका विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। ठीक है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, विधानसभा में बिल पारित होगा, फिर क्या जाएगा विधान परिषद जाएगा, उसके पास जाएगा कहाँ पर, राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल क्या करते हैं, तो राज्यपाल उस पर सहमति देंगे, साइन करेंगे तो ये विधेयक बनेंगे, साइन नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे, या रिटर्न भी कर देंगे। तो ये शक्ति जो है ना राज्यपाल को, आपका आर्टिकल ये 200 में ही मिला है, विधेयक पर अनुमति देना। फिर आपका आर्टिकल 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कुछ आपका ऐसे विधेयक होते हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या करते हैं राज्यपाल आरक्षित लिखते हैं। ठीक है, उसको राष्ट्रपति के पास भेजना रहता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 201 में इसका उल्लेख। आर्टिकल 202 में क्या है, 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में, यानी राज्य का जो बजट होता है ना उसका उल्लेख आपका 202 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका अगला है 203। 203 में क्या है, 203 में है विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। 204 में है विनियोग विधेयक, ये ध्यान रखना। फिर 207 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। आगे देखते हैं, उसके बाद आपका है 213 आर्टिकल 213 213 में है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है। ठीक है, याद रखने का तरीका बताइए। देखो 127 में हम लोग पढ़े थे क्या, राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति मिला है आर्टिकल 123 के तहत। तो राज्यपाल में कैसे होगा, देखो इसमें क्या करना, दो जो बीच वाले हैं ना उसको पहले लिख लेना, जो फर्स्ट में है उसको बीच में और लास्ट वाला लास्ट में ही। ठीक है, तो 127 से 213 बन जाएगा, तो ऐसे याद रख सकती हो। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 214 में है। फिर आपका आर्टिकल 215 है। आर्टिकल 215 में है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय के रूप में होना, ये आपका आर्टिकल 215 में है। फिर आपका आर्टिकल 216 है। आर्टिकल 216 है कि उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख, यानी उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 216 में है। ठीक है,
इसके आगे आपका है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में क्या है, ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। फिर आपका आर्टिकल 218 में है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय को लागू होना। फिर आपका आर्टिकल 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, यानी उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ का उल्लेख आपका आर्टिकल 219 में है। फिर आपका अनुच्छेद 220 में है कि अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि। फिर आपका अगला है आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। 222 में है उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय में भेजना, उच्च न्यायालय का अन्य न्यायालय में भेजना, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य न्यायालय में ट्रांसफर का व्यवस्था आपका आर्टिकल 222 में है। फिर आपका आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर आपका आर्टिकल 225 में आपका है कि उच्च न्यायालय की आधिकारिकता। 226 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 226 है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आपका उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल 227 में है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर आपका आर्टिकल 228 है कुछ मामले में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 230 है। 230 का आता है आपका कि उच्च न्यायालय के आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। फिर आपका आर्टिकल 231 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आर्टिकल तो है आपका 395 तक, तो सब याद तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आर्टिकल आपका 231 है, ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यानी आर्टिकल 231 कहता है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा अभी कि हरियाणा और पंजाब के लिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी 2 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। इस प्रकार और भी है, ठीक है। तो ये प्रावधान का था आपका आर्टिकल 231 में। और आपका अगला है आर्टिकल 233 है, करे कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान आपका आर्टिकल 233 में है। फिर आपका आर्टिकल 235 है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अब आते हैं हम आपका है आर्टिकल 339 संघ राज्य क्षेत्र, 339 का तो 239 आर्टिकल 239 है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख। 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। 240 में है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है ना कुछ नियम आपको राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 240 में है। फिर आपका आर्टिकल 241 कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 241 में है। अब आगे चलिए देखते हैं आर्टिकल आपका 243 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 243 में पंचायतों का उल्लेख है, ठीक है। अब हम जब स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था तो वहाँ पर हम इसका डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये आपका आर्टिकल 244 में है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। फिर है 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ आपका आर्टिकल 248 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 252 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति से विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति, आर्टिकल 252 में है। यानी किसी ऐसा विषय हो जिस पर आपको यानी 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए
यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद यानी केंद्र सरकार को कहे तो उस पर कानून संसद बना सकती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति के बाद है। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है आर्टिकल 252 में। फिर आपका आर्टिकल 254 है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। आपका अगला है आर्टिकल 256 है। 256 है राज्यों की संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता। आर्टिकल 257 है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 262 है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय लेना। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 263 है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, इसका उल्लेख 263 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 266 में कि भारत की संचित निधि का उल्लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की संचित निधि का उल्लेख आपका आर्टिकल 266 में है। आगे देखते हैं आपका और है आर्टिकल आपका 267 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आकस्मिक निधि। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। फिर आपका आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। फिर आपका 276 है कि वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, टैक्स का प्रावधान आपका आर्टिकल 256 में है, 276 में, आर्टिकल 276 में है। फिर आपका है आर्टिकल 280, ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 280 एग्जाम में बहुत आते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख। फिर आपका आर्टिकल 281 है वित्त आयोग की सिफारिश है। 280 में है वित्त आयोग का गठन, ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख है। फिर आपका आर्टिकल 281 में है वित्त आयोग की सिफारिश है। फिर आपका आर्टिकल 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, और आर्टिकल 293 में है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, और आर्टिकल 298 में है व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 299 में है संविदाएं। आर्टिकल 300 के ए में है संपत्ति का अधिकार। आपको याद होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको 300 के ए में मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना देगा अनुच्छेद 300 के ए के तहत। ठीक है, अगला आपका है अनुच्छेद 300 का 301। ठीक है, 301 है कि भारत देश में व्यापार वाणिज्य की समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका अनुच्छेद 301 में इसका उल्लेख है। अब हम देखते हैं आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल 309 है। आर्टिकल 309 में है कि संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाएं की शर्तें। फिर आपका आर्टिकल 312 है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आपका अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध है। फिर आपका आर्टिकल 315 ये इम्पोर्टेंट है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे केंद्र में यूपीएससी है उसी तरह से स्टेट में सभी स्टेट का अपना एक आयोग होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी है जो बिहार पीसीएस के लिए है। ठीक है, यूपी में यूपी पीसीएस है, तो सभी स्टेट का पीसीएस होता है। इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 315 में है। फिर आपका अनुच्छेद 316 है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का वर्णन आपका अनुच्छेद 316 में है। फिर आपका अनुच्छेद 323 के ए है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण ट्रिब्यूनल, इसका उल्लेख आपका 323 के ए में है। ठीक है, 323 के ए में है। फिर आपका अगला है निर्वाचन से संबंधित आपका आर्टिकल 324। 324 में चुनाव आयोग निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अगला है अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होगा।
इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। फिर आपका अगला है अनुच्छेद 329 है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है, ये आपका 329 में है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है अनुसूचित जाति जनजाति और अंगल समुदाय के लिए, ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 330 है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 330 है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST के लिए आरक्षण, यानी लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण प्रावधान आपका आर्टिकल 330 में हुआ। आर्टिकल 331 में क्या है? आर्टिकल 331 में है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे समाप्त कर दिया, आपको याद होगा, ठीक है। अब जो है आपका लोकसभा में जो है आंग्ल समुदाय के जो 2 सदस्य को नियुक्त करते थे उसे अब समाप्त कर दिया है। फिर आपका आर्टिकल 332 है कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। विधानसभा में देखो ध्यान से यहाँ याद रखना, 330 में है लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, और अनुच्छेद 332 में है विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, ठीक है। तो 30 और 32 को ना एक साथ याद रखें, 330 और 332 को। 333 में कह रहा है आपका कि विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे भी समाप्त कर दिया है, ठीक है। आपका अगला है अनुच्छेद 338 है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख, SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख 338 में है, और 338 के A में है अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। तो पहले याद रखिए अनुच्छेद 338 जो SC यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। फिर 338 के A में है अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए, तो 338 में पहले SC फिर ST। उसके बाद 338 के B में है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC के राष्ट्रीय आयोग, तो पहले SC फिर ST फिर OBC, तो ऐसे क्रम करके आप याद रख सकते हो 338 अनुच्छेद को, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है अनुच्छेद 341 है। अनुच्छेद 341 है अनुसूचित जाति SC के लिए। अनुच्छेद 342 है अनुसूचित जनजाति ST के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है राजभाषा। ये आपका अनुच्छेद 343 है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख है, संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। वही आपका अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग 344 में है, और संसद की समिति का वर्णन। फिर आपका अनुच्छेद 345 है कि राज्यों की राजभाषा, तो राज्यों की राजभाषा का उल्लेख 345 में है, जबकि संघ की राजभाषा का उल्लेख 343 में है, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 346 है संघ और राज्यों या 2 राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। फिर आपका है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी अनुच्छेद 348 में उल्लेख है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 348 में है। फिर आपका है अनुच्छेद 351, ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इसमें अलग से दिया गया है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं आपातकालीन उपबंध, ठीक है। ये आपका है अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 352। फिर आपका अनुच्छेद 353 में है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, इन 352 के तहत जो आपातकाल लागू होगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 353 में है। फिर आपका है आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आपका 356 में है, आप जानती होंगे। आगे देखते हैं, आपका आगे आपका अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख, ये आपका किसमें है? तो आर्टिकल 358 में है। फिर आपका आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। देखो भाग 3 भी मौलिक अधिकार ही है, अनुच्छेद 19 भी मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19 के ना उपबंध का निलंबन अलग से दिया गया है 358 में। 359 में इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार होगा उसके बारे में दिया होगा। फिर आपका आर्टिकल 360 है, ठीक है, 360 है तो वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 360 में। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका है अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है 361 में। फिर अनुच्छेद 364 में है कि महापतन और विमानन क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब है आपका संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया है आपका आर्टिकल 368 में। आगे आपका आर्टिकल 369, आर्टिकल 369 में है कि राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद का कानून बनाने की शक्ति, यानी राज्य सूची का कुछ ऐसा विषय हो जो राष्ट्रीय महत्व के लिए इम्पोर्टेंट हो तो उस विषय पर राज्यसभा के अनुशंसा पर संसद कानून बना सकती है। इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 369 में है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आर्टिकल है 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान, और आपको पता होगा 370 आर्टिकल को भी हटा दिया गया है, ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर आपका आर्टिकल 371, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है 371 में। फिर आपका आर्टिकल 376 है, 376 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। फिर आपका आर्टिकल 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के बारे में उपबंध है। फिर आपका आर्टिकल 378 है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अब आपका लास्ट है 393, 393 में आपका है संक्षिप्त नाम का वर्णन, और अनुच्छेद 395 में है निरसन, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एक बार ना इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और हो सके ना तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो पेड क्लास में है इसे तो PDF मिल ही जाएगा, ठीक है। जो BPSC एडीओ बैच में है, ठीक है, BPSC एडीओ वाले बैच में है तो उसे तो ये आपको PDF मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। तो यदि आप भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं BPSC एडीओ के लिए, तो उसमें सभी विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। ये सारा क्लास आपको LK क्लासेस ऐप पर चल रहा है, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।